नमस्कार मित्रों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल S4A में। और आज हम एक समसामयिक मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले जुलाई की शुरुआत में कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिकरू गांव में एक घटना होती है और उस घटना में एक अपराधी को गिरफ्तार करने गए हुए पुलिस वालों पर, जो पुलिसकर्मी होते हैं, उसमें आधे दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है, जिसमें एक सीओ भी शामिल होते हैं। और हत्या के बाद एक हड़कंप सा मच जाता है और पुलिस अपराधियों की धरपकड़ तेज कर देती है और कई सारी कार्रवाइयां की जाती हैं। इस कार्रवाई के दौरान ही कुछ अपराधी पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उनका एनकाउंटर करना पड़ता है पुलिस को। एनकाउंटर में उस घटना का मुख्य अपराधी जो आरोपी है विकास दुबे, वो भी मारा जाता है। उसके बाद से लेकर के एनकाउंटर के बाद एक बहुत विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है कि पुलिस ने जो एनकाउंटर किया वो एनकाउंटर सही है, गलत है, पुलिस को कानूनी रूप से ऐसा कुछ करने का अधिकार है कि नहीं है, पुलिस एनकाउंटर कर सकती है नहीं कर सकती, पुलिस ने ऐसा क्यों किया। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। दरअसल एनकाउंटर कितना सही है, पुलिस को कितने अधिकार मिले हुए हैं, क्या कहीं संविधान में या कानून में इस तरीके की व्यवस्था है कि पुलिस किसी अपराधी का एनकाउंटर कर सकती है या इस तरीके से उसको मार सकती है। एक एक पहलू को समझेंगे, इस पे विवाद क्यों इतना होता है, एनकाउंटर को लेके बार बार जो एनकाउंटर होते हैं उन पे बार बार विवाद क्यों हो जाता है, और फाइनली जो है कुछ निष्कर्ष होंगे उस पे हम चर्चा करेंगे। आइए कुछ पहलुओं के माध्यम से, कुछ फैक्ट्स के माध्यम से हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं और एनकाउंटर सही है या गलत है, एनकाउंटर पुलिस को करने का अधिकार है कि नहीं है, इस पूरे पहलू को समझते हैं और विवाद क्यों है इस चीज को भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं। अपराध क्या है? अपराध क्या है? अपराध एक ऐसा गैर कानूनी क्रियाकलाप है जो केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए और राज्य के लिए हानिकारक है, उसके लिए खतरा और जिसके लिए कानून में दंड का प्रावधान है। इस तरीके से जो व्यक्ति अपराध करता है वो अपराधी होता है और अपराधी के लिए दंड भी निर्धारित किया जाना चाहिए, दंड भी देना चाहिए उसको। तो दंड क्या है हम इसको भी समझेंगे। दरअसल दंड क्या है? दंड किसी अपराध करने वाले व्यक्ति को या जो अपराधी होता है उसको दी गई शारीरिक या आर्थिक यातना जो है या पीड़ा, उसको दंड कहा जाता है। जो भारतीय दंड संहिता के धारा 53 में सेक्शन 53 में जो दंड की परिभाषा दी गई है वो यही दी गई है कि किसी भी अपराधी को उसके अपराध के बदले में, किसी भी अपराधी को उसके अपराध के बदले में जो शारीरिक और आर्थिक पीड़ा दी जाती है उसको दंड कहा जाता है। दंड से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं कि दंड क्यों दिया जाना चाहिए, आखिर दंड देने से होता क्या है, क्या दंड देना अपराधी को जो है सुधारने के लिए आवश्यक है या कि दंड दे करके हम कुछ और करते हैं। तो उन पहलुओं को समझ लेंगे। दंड के 3 सिद्धांत, वैसे जो आईपीसी में जो चर्चा की गई 5 सिद्धांतों की चर्चा की गई है, लेकिन हम यहाँ पे 2 सिद्धांत जो है काफी मिलते जुलते हैं तो उनको मिला के हम एक करते हैं। यहाँ पे हम 4 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत।
ये सिद्धांत कहता है किसी अपराधी को दंड इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करके, दंड दे करके हम आगे अपराध होने से रोक सकते हैं, या अगर कोई अपराध होने वाला अभी है तो उसको भी रोक सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है सुधारात्मक। ये सिद्धांत कहता है कि अपराधी को जो दंड दिया जाता है वो दंड इसलिए दिया जाता है जिससे कि अपराधी को सुधारा जा सके। उसके बाद आता है प्रतिकारात्मक। अपराधी को जो दंड देने की वजह है वो वजह ये है कि अपराधी से बदला लिया जा सके, अपराधी को उसके कर्मों का फल दिया जा सके। चौथा जो है वो कहते हैं प्रायश्चित। अपराधी को दरअसल दंड देने की वजह क्या है, उसे अपने कर्मों का, अपने द्वारा किए गए कार्यों का, जो गलत कार्य है उनका प्रायश्चित करे, इसलिए दंड दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने समझा अपराध क्या होता है और अपराधी जो अपराध करता है उसको दंड क्यों दिया जाए और दंड क्या होता है। इसके बाद कुछ पहलू जो बच जाते हैं, जो मेन मुद्दा है, एनकाउंटर क्या है, एनकाउंटर के संवैधानिक और कानूनी पहलू क्या है और इसके विवाद का कारण क्या है, और लास्ट में निष्कर्ष। तो एनकाउंटर क्या है? एनकाउंटर को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ एनकाउंटर का जो है वो क्या है? अचानक भेंट। और अचानक भेंट भी प्रायः अप्रिय भेंट, मतलब सुखद भेंट को इसमें इसके एनकाउंटर के तहत नहीं लिया जाता। जो अप्रिय भेंट हो और एकाएक हो और नुकसानदायक हो एक दूसरे के लिए, उसको कहते हैं, उसको एनकाउंटर से जोड़ के देखा जाता है। आमना सामना या मुठभेड़, इसका शाब्दिक अर्थ जो है इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। जब एक जनरल ओपिनियन जो है, लोगों की जो धारणा है एनकाउंटर के बारे में, उससे हम देखते हैं तो एनकाउंटर को एक ऐसी कार्यवाही के रूप में लेते हैं जो एक पुलिस बल द्वारा या किसी अन्य सशस्त्र बल द्वारा, पुलिस द्वारा या किसी अन्य सशस्त्र बल द्वारा अपनी जान बचाने के लिए, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए किसी दुर्दांत अपराधी, गैंगस्टर या किसी आतंकी को जब जान से मार दिया जाता है या उसको घायल कर दिया जाता है, ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? एनकाउंटर कहते हैं। इसके बाद एनकाउंटर को लेके क्योंकि बहुत सारे विवाद हैं, तो विवाद क्यों है, क्या कैसे कानून में इसके लिए कोई प्रावधान है, नहीं है, किस हिसाब से हम एनकाउंटर को सही ठहराएंगे, उसके लिए हम इसके कुछ और पहलुओं की चर्चा करेंगे। और जिनमें मुख्य रूप से जो मुख्य और पहलू बच जाते हैं तो इसके संवैधानिक और कानूनी पहलू क्या है, मतलब किस संविधान में क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति का एनकाउंटर पुलिस कर सकती है, क्या सीआरपीसी आईपीसी में ऐसी कोई व्यवस्था दी गई है कि एनकाउंटर पुलिस कर सकती है, उसको हम समझेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम संविधान में क्या है। जो हम संविधान में मूल अधिकारों वाले सेक्शन को कर रहे थे, अगर आपने वीडियो देखा हो, तो जब स्वतंत्रता के अधिकार की बात हम कर रहे थे तो उसमें हमने आर्टिकल 21 को डिस्कस किया था। आर्टिकल 21 को जब डिस्कस कर रहे थे तो हम वहाँ पे हमने बताया था कि आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है और कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से केवल विधि विहित प्रक्रिया द्वारा ही, किसी कानूनी तरीके से ही वंचित किया जा सकता है। अब जब आर्टिकल 21 इस बात को कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को केवल
विधि विहित प्रक्रिया द्वारा उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। तो बात आती है कि विधि विहित प्रक्रिया क्या है। क्या विधि या कानून में कोई ऐसी व्यवस्था की गई है या कोई ऐसी व्यवस्था दी गई है कि पुलिस वाले एनकाउंटर में किसी को जान से मार सकते हैं, किसी को मृत्युदंड दे सकते हैं या किसी के ऊपर गोली चला सकते हैं? तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सीआरपीसी को पढ़ें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है। जब हम सीआरपीसी को पढ़ते हैं तो सीआरपीसी का सेक्शन 46 और 47, देखिए संविधान या कानून में एक बात स्पष्ट जान लेना है कि संविधान या कानून में कहीं भी एनकाउंटर जैसे शब्द का स्पष्ट प्रयोग नहीं है, या एनकाउंटर पुलिस कर सकती ऐसा कहीं स्पष्ट रूप से लिखित नहीं है। लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, कुछ सेक्शन ऐसे हैं सीआरपीसी आईपीसी के और पुलिस मैनुअल को जब हम कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से ये संकेत मिलता है, ये बात निकल के आती है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। आइए उसी विशेष परिस्थितियों को हम जानें और कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन से प्रावधान हैं जो सीआरपीसी और आईपीसी में दिए हुए हैं जिनसे इस बात के संकेत मिलते हैं कि पुलिस हमला वर पे या पुलिस के ऊपर कोई अटैक करे तो पुलिस उसके ऊपर हमला कर सकती है। सीआरपीसी का 46 और सेक्शन 47 जो गिरफ्तारी से संबंधित है, कहता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार व्यक्ति को जब पुलिस लेके जा रही है या वो पुलिस अभिरक्षा में है, उस दौरान पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करता है या बलपूर्वक भागने का प्रयास करता है, बलपूर्वक अपने आप को पुलिस की अभिरक्षा से छुड़ाने का प्रयास करता है, तो उस दौरान पुलिस उस अपराधी को या उस अभियुक्त को पकड़ने के लिए जो भी संभव उपाय हों वो कर सकती है, जो भी संभव उपाय हों वो कर सकती है। और उन्हीं उपायों में से एक है एनकाउंटर। अब एनकाउंटर किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, मतलब क्या हो तब पुलिस उसको मौत के घाट तक उतार सकती है। मतलब आप समझो कि किसी ने अगर चोरी किया है, चोरी के अपराध में पुलिस उसको जेल ले जा रही है, क्या पुलिस उस अपराध के लिए भी उसको एनकाउंटर कर सकती है? वो गिरफ्तारी से अगर भागने का प्रयास करता है, या अगर कोई छोटा सा अपराध किया है और उस अपराध के लिए किसी को एक थप्पड़ मारा हुआ है और उस थप्पड़ मारने के आरोप में किसी को हल्की सी चोट पहुंचाई है, उस चोट के आरोप में उसको जेल भेजा जा रहा है या पुलिस को गिरफ्तार करके ले जा रही है, उस दौरान वो पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास करता है, तो क्या पुलिस उसको इस तरीके से मार सकती है? तो इसके बारे में सीआरपीसी में कहा गया है कि 46, 47 को जो हम मिला के पढ़ते हैं तो अगर जो अपराधी है, जो अभियुक्त है, उसके ऊपर आजीवन कारावास, मृत्युदंड या इसी तरीके के कुछ और अपराध हैं, इन अपराधों में अगर वो के अंतर्गत अगर वो आरोपी बनाया गया है तो इस परिस्थिति में पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। मतलब जब आप कोई भी अपराधी मृत्युदंड के कारावास से दंडित होने वाले अपराध किया हुआ है या आजीवन कारावास से दंडित किया जाने वाला अपराध किया हो, ऐसा कोई अपराध किया हो, तो उस परिस्थिति में अगर वो भागने का प्रयास करता है पुलिस कस्टडी से निकल के, तो पुलिस उसको क्या कर सकती है? एनकाउंटर कर सकती है। उसके अलावा आईपीसी, इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 96 है, सेक्शन 96 जो प्राइवेट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, स्वयं की सुरक्षा से संबंधित है,
इस सेक्शन 96 में कहा जाता है कि अपनी सुरक्षा के लिए अगर हम कोई कदम उठाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं होगा, वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। अब आता है कि किन परिस्थितियों में हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी को मृत्युदंड तक, किसी को मौत के घाट उतार सकते हैं, किसी को जान से मार सकते हैं, वो कौन सी परिस्थितियां होंगी? तो सेक्शन 100 में और 103 में आईपीसी की धारा 100 और 103 में कुछ परिस्थितियां डिफाइन की गई हैं, जैसे कि अगर हम उस व्यक्ति को, जो अपराधी है, हमारे ऊपर जिसने हमला किया है, उसको हम जान से नहीं मारते तो हमको जान से मार देता या हमको गंभीर रूप से घायल कर देता, या हमसे कोई सामान लूट के ले जा रहा है, हमारी कस्टडी से कोई सामान छीन के भाग रहा है, इस तरीके की कुछ परिस्थितियां अगर हों, कुछ और भी कंडीशंस दी गई हैं, सबकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है, तो उन परिस्थितियों में पुलिस जो है एनकाउंटर कर सकती है। ये तो सीआरपीसी और आईपीसी के प्रावधान रहे। पुलिस मैनुअल क्या कहता है? पुलिस मैनुअल कहता है कि अगर पुलिस पर सामने से फायरिंग हो रही हो तो पुलिस उसके बदले में गोली चला सकती है, सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकती है। और गोली चलाने के दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि दो काम कर सकती है पुलिस, या तो अपराधी को घायल कर दे, जो सामने वाला हमलावर है उसको घायल कर दे, या उसे जान से मार दे। यह निर्णय पुलिस को लेना है कि परिस्थिति कैसी है। अगर घायल करने से काम चल जा रहा है तो घायल करे, और अगर ऐसा लगे कि अगर घायल नहीं करेंगे तो हमें अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा, तो पुलिस उस परिस्थिति में अपराधी को मार सकती है। अब हमने समझ लिया, इन तीनों चारों को मिला करके, कोरिलेट करके जब हमने देखा तो एक बात स्पष्ट होके आ गई कि पुलिस को आत्मरक्षा के लिए, कम से कम अपनी आत्मरक्षा के लिए इतना अधिकार तो है कि वो किसी का एनकाउंटर कर सकती है। अब जब आत्मरक्षा के लिए या गिरफ्तारी के दौरान कोई भागने का प्रयास करता, उस दौरान पुलिस किसी को मार देती है, तो इस बात को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? भाई कहीं न कहीं से संकेत कानून से तो मिल रहा है कि मार सकते हैं, तो भाई जब संकेत ऐसा कानून से मिल रहा है तो विवाद क्यों है? दरअसल विवाद का जो कारण है उसमें कई सारे कारण हैं। अगर हम विकास दुबे का ही उदाहरण ले लें, पुलिस की जो भूमिका है, पुलिस के प्रति लोगों का जो पूर्वाग्रह है, वो विवाद का मुख्य कारण बनता है। पुलिस की जो कार्रवाई होती है, कई बार लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता। 30 साल तक विकास दुबे अपराधी बन के घूमता रहता है, इस तरीके से बचता रहता है, और पुलिस को उसके बारे में कुछ भी मतलब इस तरीके का डिसीजन नहीं लेती कि कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं करती कि वो उसको अपराध करने से रोका जा सके। और एकाएक पुलिस एक्शन में आ जाती है, और इतना एक्शन में आती है कि उसके लगभग साथियों को जो कांड में शामिल थे, एक एक करके ढेर कर दी जाती है। बात करें उज्जैन से, उसकी गिरफ्तारी से लेकर के रास्ते में उसको जब ले जाया जा रहा, तो उस समय से लेकर सभी परिस्थितियां क्या थी? डाउट में थी। गिरफ्तारी की जाती, गिरफ्तारी जिन परिस्थितियों में नाटकीय तरीके से होती है, उसको भी लेके लोगों ने सवाल उठाया कि भाई एक दिन पहले फरीदाबाद में देखा जाता है, और जिस विकास दुबे को पूरी पुलिस ढूंढ रही, वो किस तरीके से उज्जैन पहुंच जाता है, और उज्जैन पहुंच के स्वयं मीडिया के सामने चिल्ला के बोलता है मैं विकास दुबे हूं। और गिरफ्तार करने के बाद ऐसा नियम है सीआरपीसी के सेक्शन 80 के तहत कि जिस जगह पे गिरफ्तार किया जाता है, जिस राज्य में, वहां के लोकल जो मजिस्ट्रेट हों
उनके सामने पेश किया जाए। ऐसा कुछ होता नहीं है, पेश नहीं किया जाता है, ट्रांजिट रिमांड पे नहीं लिया जाता है, और शाम को यूपीएसटीएफ की पुलिस पहुंचती है और उसके हवाले कर दिया जाता है। तो ये सब सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ जाती हैं। उसके बाद एक टोल नाके पे आकर के मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया जाना और अगले 15 मिनट में विकास दुबे का काम तमाम हो जाना, ये सब संदेह पैदा करती है। दरअसल क्या है कि लोगों को इस बात को लेकर संदेह है। मीडिया की भी काफी भूमिका रही। मीडिया ने जितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया, क्योंकि मीडिया को तो ऐसा कुछ मसाला चाहिए होता है कि उनकी टीआरपी बढ़े, तो मीडिया, पुलिस ने आत्म सुरक्षा में गोली चलाई, इस बात को तो बहुत कम बोलते थे, लेकिन पुलिस ने विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर किया, उसके किए की सजा दी, इस तरीके की बातें। जैसे लग रहा है कि पुलिस को ही न्यायपालिका ठहराने की मतलब उन्होंने जिम्मेदारी ले ली हो मीडिया ने। तो विवाद की जो वजह थी, जो मेन वजह थी, वो ये थी कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस ने एनकाउंटर जो किया, वो एनकाउंटर करके पुलिस ने उसको दंड दिया, सजा दिया, या पुलिस ने आत्म सुरक्षा की। लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि पुलिस ने जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से गाड़ी पलटी, जिस तरीके से एनकाउंटर की परिस्थितियां बताई गई कि वो ये गाड़ी पलटी और निकल के भागने लगा, पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाई, तो ऐसी परिस्थिति में शक होना लाजमी था। और लोगों ने कहा भाई पुलिस ने ये आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाई है, दरअसल पुलिस जो है उसको बदले की भावना से उस पर कार्रवाई करी। तो ये विवाद का मुद्दा था। दूसरा, जो भारत की राजनीति है, भारत की राजनीति और जाति, इसका बड़ा गहरा संबंध है। जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक समीकरण को देखती हैं और कब किस धर्म और जात से फायदा उठाना है उस पर निगाह लगा के रखती हैं। तो विकास दुबे को ब्राह्मण या किसी विशेष वर्ग से संबंधित करके कई राजनीतिक पार्टियों ने उसका फायदा उठाने का प्रयास किया, जिस वजह से विवाद और बढ़ गया। इस तरीके से कई सारे कारण रहे जिसकी वजह से ये चीज विवादित हो गई। मानव अधिकार आयोग के पिछले कुछ सालों के जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई बहुत सारे एनकाउंटर्स को फर्जी बताया गया या फर्जी होने का शक जताया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पे, पुलिस के रवैये पर सवाल उठता है और उस वजह से एनकाउंटर पे भी सवाल उठना लाजमी था। अब ये सब के बाद निष्कर्ष पे हम आते हैं कि निष्कर्ष क्या है, इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए, निष्कर्ष स्पष्ट है कि अगर हम ये मानते हैं कि पुलिस को ऐसा कहीं से अधिकार नहीं है कि पुलिस हमला कर सकती है, अपराधी को मार सकती है, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीआरपीसी, आईपीसी और पुलिस मैनुअल को जो हम मिला के पढ़ते हैं, उनके कुछ सेक्शंस को, कुछ प्रावधानों को मिला के पढ़ते हैं, तो ऐसा संकेत मिलता है। लेकिन पुलिस को जो अपना रवैया है, पुलिस की जो कार्यशैली है, उसमें पुलिस को सुधार करना पड़ेगा। अगर सुधार नहीं करें, क्योंकि एक अपराधी जिसको 30 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उस पर एक छोटा सा एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, आपके थाने में जाके वो गोली चलाता है और वहां से भी वो बरी हो जाता है, गवाह नहीं मिलते हैं, आप एकाएक एनकाउंटर कर देंगे उसी अपराधी का, तो आप पे सवाल उठेगा, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों तक आपके पास कुछ नहीं था, आप बिल्कुल सशक्त नहीं थे, और आप एकाएक इतने मजबूत हो गए कि आप उसका एनकाउंटर कर दिए। तो पुलिस को अपनी कार्यशैली में सुधार करना पड़ेगा और सुधार करके जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, जिससे कि पुलिस अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई करती है, किसी अपराधी को मारती है, तो जनता को विश्वास हो कि पुलिस ने ये काम सही किया है, ना कि किसी बदले की भावना से किया है। दूसरा, जो लोग जाति के आधार पर इसको गलत या सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी इस चीज को समझना चाहिए कि जो
इनकाउंटर होता है, जो इनकाउंटर में जो मारा गया अपराधी होता है, वो किसी अपराधी जो होता है उसकी ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है। आप रिकॉर्ड देखेंगे, विकास दुबे का ही रिकॉर्ड ले लो आप। हम जात की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उसने कितने अपनी जात के लोगों को मारा, अपने ही जात के कितने लोगों को ढेर किया। और आज हम उसी के समाज के लिए, जिस समाज के लोगों को उसने मारा है, उसी के समाज के लोग आज विकास दुबे को फेवर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें, ठीक है, जाति में रहना, जाति एक सच्चाई है भारतीय समाज की, लेकिन हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि हम ऐसे आदमी को आदर्श ना बनाएं अपने जाति का, अपने धर्म का, जिसको कानून के तहत सजा मिले, जो कानून के तहत अपराधी घोषित किया जाए, जो आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों का हत्यारा हो। हमें ऐसे लोगों का आदर्श बनाना चाहिए जिनको जो है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या पूरी दुनिया, पूरा समाज सम्मान करे। हमें अपने समाज से ऐसे लोगों को जो है आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए सोशल मीडिया से लेके या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए संघर्ष करना चाहिए जो कि समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं। हमें उन गरीब बच्चों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, अपने समाज से, अपने परिवार से, जो कि पैसे के अभाव में, किसी और अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं। ना कि हमें किसी ऐसे अपराधी का सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे अपराधी को बढ़ाने के लिए, ऐसे अपराधी को सही ठहराने का प्रयास करना चाहिए। और फाइनली मैं कहूँगा, देखिए, जाति एक सच्चाई है, ठीक है, लेकिन जाति का आधार क्या होना चाहिए? जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था किस आधार पे होना चाहिए? हमें थोड़ा अपने अतीत में भी जाना चाहिए। जब हम ऋग्वैदिक काल में जाते हैं, ऋग्वैदिक काल का जब हम अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे हमें ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णन आता है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ये दरअसल चारों एक परम पुरुष के शरीर से निकले हुए हैं। ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसके भुजाओं से, वैश्य उसके जंघे से और शूद्र उसके पैरों से। अगर हम एक ही परम पुरुष की संतान हैं, तो हम आपस में क्या हुए? भाई भाई हुए। हमारा एक दूसरे के साथ भाई का रिश्ता हुआ। और जब भाई का रिश्ता है, तो इस तरीके से समाज में आपस में खटास पैदा करने से समाज नहीं चलेगा। हमें समझना चाहिए, हो सकता है उसी में से एक भाई का लड़का बदमाश हो जाए, एक भाई का लड़का अपराधी हो जाए, एक भाई का लड़का अफसर हो जाए, एक भाई का लड़का डॉक्टर हो जाए। तो हमें अपराधी को नहीं बढ़ाना है, हमें अपने भाई के उस लड़के को बढ़ाना है, उसकी तारीफ करना है जो क्या हो, डॉक्टर हो, अफसर हो, जो देश की सेवा कर रहा हो। तो कभी भी जात या धर्म के आधार पर कभी भी ऐसे तत्वों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और साथ साथ उन राजनीतिक पार्टियों को भी, उन नेताओं को भी ये जरूर समझना चाहिए कि कभी भी जाति और धर्म के आधार पर एनकाउंटर पे आवाज जो उठ रही है वो ऐसे नहीं उठ रही है। कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं। जाति और धर्म के आधार पर किसी को टारगेट न किया जाए। कोई भी अपराधी हो, उसका ना तो जाति होता ना धर्म होता है, वो राज्य का विरोधी होता, समाज का विरोधी होता। उसको केवल कुछ खास पॉलिटिकल लोगों के संपर्क में है, किसी सत्ताधारी पार्टी से उसका संबंध है, इस आधार पर उसको बचना नहीं चाहिए। अपराधी चाहे सत्ताधारी पार्टी का हो या सत्ताधारी व्यक्ति विशेष से संबंधित है या सत्ताधारी व्यक्ति विशेष का विरोधी है, अपराधी अपराधी होता है। और उसको उसके किए की सजा इस आधार पे देना चाहिए कि उसने अपराध किया है, बल्कि इस आधार पे नहीं देना चाहिए कि वो मेरा सगा है या संबंधी है। तो इस तरीके से आज का ये जो टॉपिक था, आज का जो विषय हमने लिया था, समाप्त हुआ। आशा है कि आपको एनकाउंटर को लेके जो एक भ्रम की स्थिति थी थोड़ी सी स्पष्ट हुई होगी।
और अगर कुछ ऐसा रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो एक बार मैं फिर कोशिश करूँगा कि चीज़ें स्पष्ट कर दूँगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, ये टॉपिक पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।